वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आर्कोलॉजी पेपर की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आर्कोलॉजी क्या है और आर्कोलॉजी की सोर्स क्या है। व्हाट आर द आर्कोलॉजिकल सोर्सेस? पुरातत्व इतिहास का ही एक कंस्टिट्यूएंट पार्ट है। इतिहास वह है जो अतीत की कहानियां हैं, मगर उसके लिए हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर इतिहास का कोई प्रमाण नहीं है तो इतिहास नहीं कहा जा सकता। हम इतिहास उसे ही मान सकते हैं जिसकी प्रमाणिकता हो, लेकिन जहां रिटन डॉक्यूमेंट्स इतिहास की कहानियां कहने में असफल हो जाए, मजबूर हो जाए, वहां आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व मनुष्य की उस अवस्था की कहानी कहने के लिए आगे आता है जहां मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। यानी कि पुरातात्विक युग की कहानियां पुरातत्व के माध्यम से, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के माध्यम से पुनः तैयार की जाती है और उनके जनजीवन, उनकी सामाजिक अवस्थाएं, उनके क्रियाकलापों के बारे में हम जानते हैं। तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए, पुरातत्व विज्ञान का वह शाखा है जिसमें ऐतिहासिक, मानव एवं प्राचीन समाज का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के बारे में तो हमें पता है, लेकिन आर्कियोलॉजी दो शब्दों में बना है। आर्कियो और लोगो। आर्कियो मतलब प्राचीन, लोगोस अध्ययन, यानी प्राचीन चीजों का अध्ययन ही आर्कियोलॉजी है। लेकिन इसके संदर्भ में क्रॉफर्ड महोदय का जो परिभाषा है वो सर्वमान मानी गई है। क्रॉफर्ड महोदय की परिभाषा यह है कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अतीत के गर्भ में विलुप्त मानव संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है और व्यवहार में इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है आदिकालीन एवं प्राग ऐतिहासिक कालीन संस्कृतियों का अध्ययन करना और उसका विवरण प्रस्तुत करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री पीपल along with their culture by means of analyzing their artifacts, inscriptions, seals and monuments etc. is archaeology. पुरातत्व भौतिक जगत के घटित होने वाले उन तमाम घटनाओं और परिवर्तनों का अध्ययन कराता है जिसका कर्ता या करने वाला मनुष्य और मनुष्य जाति होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये आर्कियोलॉजी के अपने स्रोत होते हैं जिन्हें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। ये लिखा हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को हम अध्ययन के दृष्टिकोण से कुछ भागों में बांटते हैं, कुछ हेडिंग्स के अंदर डालते हैं। पहला है एक्सकवेशन, इसका मतलब होता है उत्खनन,
रॉक सेल्टर, शैलाश्रय, सील्स, मुहरे, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, टेक्स्ट एंड पेंटिंग्स, गुफा एवं चित्रकलाएं, भित्ति चित्रकलाएं, मेगालिथ्स, महान संस्कृति। एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे। उत्खनन किस तरह इतिहास की कहानियां कहते हैं। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, मगर वह खुदाई नहीं जो किसी भवन के निर्माण में करना हो या सड़क निर्माण के करना। पुरातत्व की खुदाई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से की जाती है। इसमें छुरियों, ब्रशों का प्रयोग तक किया जाता है ताकि कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी आर्टिफैक्ट्स टूटे नहीं। जैसे मृदभांड बहुत कमजोर होता है, अगर हजारों साल, कई हजार साल पुराना हो तो थोड़े से भी दबाव पड़ने पर, थोड़े से ही प्रेशर पड़ने पर टूट जाएगा, इसलिए बहुत बारीकी से किया जाता है। लेकिन जो भी हो, हमारे उत्खननकर्ताओं ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने सिंधु घाटी के तमाम नगरों की, जिसे आज हम पढ़ते हैं, खुदाई एक्सकवेशन के माध्यम से, चाहे यह हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, धोलावीरा हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, इन तमाम स्थलों की खुदाई के द्वारा ही हम इसे प्रकाश में लाने का प्रयास करते हैं और कर चुके हैं। कुछ ऐतिहासिक स्थल जैसे कि अहिछत्र, पाटलिपुत्र, पांडु राजा डिबी, कौसाम्बी, तक्षशिला, दक्षिण का अरिक्कामेडु, नागार्जुनी कुंडा, ये तमाम स्थल, इसमें अधिकांश बौद्धिस्ट साइट है, यानी कि बौद्ध स्थल हैं। इन्हें खुदाई के माध्यम से ही प्रकाश में लाया गया। इन पुरातात्विक खुदाइयों के माध्यम से प्राचीन बस्तियों या अधिवासों का हम एक बार संरचनाओं के बारे में प्रकाश में लाते हैं, अध्ययन करते हैं और उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ से प्राप्त भवन, तत्कालीन मनुष्य द्वारा प्रयोग किए गए उपकरणों, मृदभांडों, हथियारों, पकी मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों, उनके द्वारा निर्मित मूर्तियों के माध्यम से ही हम उनके जनजीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट हम पहले आते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है रॉक सेल्टर। शैलाश्रय क्या है? रॉक चट्टान, शैल रॉक मतलब शैल, आश्रय मतलब शेल्टर। जब मनुष्य लेटर पीरियड ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड, पाषाण काल के उत्तर पाषाण काल में जब हम आते हैं और मध्य पाषाण काल जब शुरू होता है तो शैलाश्रय का खोज किया गया। मध्य पाषाण काल में विशेष रूप से, क्योंकि भवन बनाना जानते नहीं थे, उनकी दिनचर्या होती थी फूड कलेक्शन, खाद्य संग्रह और शिकार करना। तो बरसात के दिनों में या काफी तेज धूप हो तो शैल यानी कि चट्टानों के उस जगह पर रहते हैं जहाँ की छांव हो जाती थी, जहाँ पर बारिश का प्रभाव नहीं होता था, वहाँ रहते थे। कंदराओं में नहीं रहते थे तो प्राकृतिक। यहाँ पर उन लोगों ने अपने जनजीवन से संबंधित चित्रकलाएं बनकारी, उन्हें चित्रित किया कि उनके पारिवारिक जीवन के बारे में है, उनके शिकार के बारे में, उनके धार्मिक स्वाद के बारे में। भीमबेटका, लंगनास, लेखैया, मिर्जापुर, ये तमाम रॉक शेल्टर्स हमें मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी देता है। अगला स्रोत है मोहर, सील्स। सिंधु घाटी सभ्यता से, तमाम स्थलों से जो सिंधु घाटी संबंधित है, हमें मुहरें मिली। ये मुहरें कुछ अंकित हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र हैं, वनस्पतियों के, पशुओं के,
नारियों के और पशुपति के, जो मोहनजोदड़ो से पशुपति के मोहर नहीं, इन मोहरे से हम उनके जीवन के बारे में, सामाजिक बारे में और धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन इस पर जो लिखा हुआ है पिक्टोग्राफिक लिपि के रूप में, चित्रात्मक रूप में, जो हम पढ़ नहीं सकते हैं, इससे हम पूरी तरह इनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर। प्रयास जारी है, जिस दिन ये लिखा हुआ पढ़ा जाएगा तो उस दिन हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये मोहरे कालांतर में भी निर्मित होते रहे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपने सुना होगा। बिहार में नालंदा में विश्वविद्यालय था, यहाँ से एक मुहर प्राप्त हुई है। इस मुहर पर भिक्षु संघर्ष के एक मुहर प्राप्त हुई है, CR भिक्षु संघर्ष लिखा हुआ है। इससे इस विश्वविद्यालय की मुहर है और इसके बारे में जानकारी मिलती है कि भिक्षु संघ विश्वविद्यालय का महाविहार। ऐसे ही बहुत से मूल्य मिली हैं, इसके बारे में हम धीरे धीरे जब तक पुरातात्विक अध्ययन करते रहेंगे, जानकारी हासिल करते रहेंगे। अब आते हैं हम अभिलेखों पर। अभिलेख क्या है? अभिलेख चट्टानों पर, स्तंभों पर, मुद्राओं पर, मूर्तियों पर, मंदिर के दीवारों पर उकेरी गई लेखनी है। ये लेखनी राजाओं के द्वारा भी की गई, सामंतों के द्वारा भी की गई और कई जगह ये लेखनी उनके तमाम चीजों को बतलाने में पूरी तरह सफल रही। सबसे पहले हम जो स्तंभ अभिलेख और शिला अभिलेख पाते हैं वो मौर्य काल में पाते हैं, अशोक के समय। अशोक ने चट्टानों पर, स्तंभों पर और लघु स्तंभों पर अपनी लेखनी लिखवाई, जिसे अभिलेख के रूप में हम जानते हैं। इससे उसके प्रशासन के बारे में, उनके धार्मिक विश्वास के बारे में, बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के बारे में, जन कल्याण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कालांतर में हम देखते हैं कि हर समाज जब जब बदलता रहा, राजा बदलते रहे, पीढ़ियां बदलते रहे, हर राजाओं ने अपने अपने लेख लिखवाए। इससे हम पाते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने अभिलेख लिखवाए, जिससे हमें उसके दिनचर्या के बारे में जानकारी मिलती है और यह लेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से हमें पता है और यह वही है जिस पर अशोक के स्तंभ लिखे। इसी प्रकार मेहरौली का अभिलेख, मेहरौली का स्तंभ अभिलेख एक चंद्र नामक राजा के द्वारा लिखी गई थी। इसके बारे में विद्वानों का मानना है कि यह चंद्र और को नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखा हुआ है और चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंशज राजा था उसके विजयों के बारे में लिखता है और यह लिखता है तितरवा सप्तमुखानी यैन समरे सिंधोर चितावालिका। वह लिखता है कि सिंधु के 7 मुहानों के पार उसकी जो पताका है, जिसकी पताका पाई गई और बाली प्रदेश में। इसी प्रकार बांसखेड़ा अभिलेख से हमें हर्षवर्धन के विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। कालांतर में हम देखते हैं कि पुलकेशी द्वितीय ने आइडोल अभिलेख से, जो दक्षिण भारत का चालुक्य राजा था, उसके विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत के विजयों का भी उल्लेख मिलता है जो वहां के राजाओं के द्वारा लिखा गया। परांतक नामक राजा जो चोल वंशी राजा था, परांतक द्वितीय के और प्रथम के
अभिलेखों से हमें चोल शासन पर प्रभाव पड़ा। तदनंतर प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से चेर काल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में हमें जानकारी है, ग्रामीण शासन के बारे में जानकारी मिलती है, विलेज असेंबली के बारे में जानकारी मिलती है और किस प्रकार वह स्वतंत्र रूप से ग्राम्य शासन और सक्षम रूप से ग्राम्य शासन चलाया करती थी। हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से पता लगता है। सिक्के के बारे में हम जानकारी देते हैं। सिक्के सर्वप्रथम पंचमार्क सिक्के भारत में आए, प्रचलन हुआ। ये मौर्य काल के पूर्व की थी और कुछ मौर्य काल। इस पर किसी प्रकार का अंकन नहीं होता था, मैंने अभिलेखीय अंकन नहीं होता था, सिर्फ कोई चित्र बने थे पहाड़ के, मोर के, नदी के, इन तरह के कई चीजें, मुर्गे के, इस तरह के चित्र बनते थे। इसका कोई निश्चित आकार भी नहीं था, सिर्फ निश्चित वजन का होता था, बिना शेप का, न चौड़ा न गोला, वजन नापने के लिए कहीं से काट दिया। कालांतर में इंडो ग्रीक शासकों के आने के पश्चात भारत में सिक्कों का आगमन हुआ और कुजुल कर्टिसस, विम कर्टिसस के सिक्के से हमें भारत में उनके बारे में जानकारी मिलती है, पार्थियन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इनके सिक्के सोने के होते थे। कुषाणों के सिक्के, विशेष रूप से कनिष्क के काल के सिक्के से हमें कुषाण काल के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, उनके देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, अपोलो, नन्ना, नमैया और मिनर्वा जो ज्ञान के लिए, उनके बारे में जानकारी। गुप्त काल में आने के पश्चात हमें काफी संख्या में सिक्के मिले। समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सिक्के, चंद्रगुप्त द्वितीय के 8 प्रकार सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के बनने लगे, जो उनके आर्थिक व्यवस्था को इंगित करता है कि सोने के सिक्के समृद्धि को इंगित करते। उत्तर गुप्त काल के सिक्के तांबे के और चांदी के बनने लगे, जो उनकी आर्थिक समृद्धि को, अवनति की ओर दिखलाता है। अश्वमेध प्रक्रमा लिखा हुआ समुद्रगुप्त का सिक्का यह दिखाता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। कालांतर में हम देखते हैं कि अगर एक राजा दूसरे राजा के ऊपर विजय पाता है तो वो पहले वाले राजा जो हार गया उसके ऊपर अपना विरुद्ध दिखाता है। जैसे गौतमी पुत्र शातवाहन और शको का संघर्ष का हमें जानकारी उनके सिक्कों के माध्यम से। यहां तक कि पृथ्वीराज चौहान के सिक्कों पर मु वी शाम लिखा हुआ है, यानी मोहम्मद बिन शाम, जो मोहम्मद गोरी के सिक्के थे, उसने पृथ्वीराज को हराने के पश्चात अपने नामों का अंकन करवाया। सिक्के हमें उनके आर्थिक स्थिति के बारे में, उनकी प्रशासनिक स्थिति के बारे में, उनके क्षेत्र विस्तार के बारे में बताते हैं, जहां जहां तक सर्कुलेशन में थे, इस चीजों को अंकित करते हैं। अब अगला पॉइंट पर आते हैं, स्मारक यानी कि मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स संरचनाएं होती है जिसका निर्माण स्ट्रक्चरल दृष्टिकोण से किया जाता है। ये किला होते थे, बड़े बड़े विशालकाय भवन होते थे, ये मंदिर होते थे, चैत्यों के रूप में माने गए हैं, विहारों के रूप में माने गए हैं, ये सारे मॉन्यूमेंट्स। ये अतीत की कहानियां कहती हैं, उनके गौरव गाथाओं को बताती हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर बने, उत्तर भारत में नागर शैली के और मध्यकालीन भारत के वेशल शैली के मंदिर। ये विशाल मंदिर आज भी दर्शनीय हैं और उन राजाओं जिनके द्वारा निर्मित किया गया था उनकी यश पताका, धार्मिक विश्वास और उनके समृद्धि को इंगित करती है। गुहा एवं चित्रकला। सबसे पहले गुहा का निर्माण अगर हम पाते हैं तो मौर्य काल में बराबर और नागार्जुन जो आजीवक संप्रदाय को समर्पित थे। इसके अंदर बनी गई गुफा कला, ऐसा लगता है कि कलाकार ने गुफा का निर्माण गांव की झोपड़ियों को देखकर नकल करके बनाया। हालांकि काम वो पत्थर पर कर रहे थे और उसमें बहुत ही सुंदर
नक्काशी है। उनके जो द्वार हैं, द्वार पर हाथियों का समूह दिखाया गया है, बेल बूटे दिखाए गए हैं, सभी पत्थरों पर अंकन किया है। लगता है जैसे कि सजीव अजंता की चित्रकला 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक बनी अजंता चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला तीनों का अद्वितीय संगम। इसमें गुप्त राजाओं, वाकाटक राजाओं के दृश्यों का अंकन किया गया है, मौर्य शासक अशोक के दृश्यों का अंकन किया गया है। यहाँ तक कि मध्य एशिया से आने वाले, अरब से आने वाले यात्रियों का भी अंकन किया। चित्रकला, फ्रेस्को, टेम्पेरा फ्रेस्को से बनाई गई बुद्ध, बोधिसत्व, बुद्ध के जीवन का विशेष रूप से इसमें अंकन है और इसके बारे में जानकारी देती है। इसी प्रकार बाघ में चित्रकला का अंकन मिलता है। एलिफेंटा को गुना राष्ट्रकूट काल से बॉम्बे के पास में है। एक महत्वपूर्ण गुफा है हाथी गुफा, जिसमें खारवेल नामक एक महामेवाहन वंश, चेती वंश के राजा का 13 वर्षों का कार्यकलापों का वर्णन है, तो उसके विजयों का वर्णन है, उसके उपलब्धियों का वर्णन है। एक और पॉइंट है मेगालिथिक पीरियड कल्चर। ये महाशिल्प कहलाते हैं। इन बड़े बड़े चट्टानों के माध्यम से उन लोगों ने अपनी बस्तियां बसाई थी और अपने संबंधी जो मृत हो गए थे उनके अवशेषों पर, उनके मृत शरीर पर उन्होंने कुछ संरचनाएं बनाई और जब उन्हें दफन किया गया तो वहाँ पर मृतभांड, खाने पीने की वस्तुएं, उनके हथियार और आर्थिक जीवन से संबंधित तमाम चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं और उनके ऊपर शवाधान का निर्माण करते हैं, बरियल्स इसको कहते हैं। ये विभिन्न आकार, कुछ डॉल्मेन हैं, कुछ बरियल्स जो होते हैं सिस्ट कहलाते हैं, ऐसे कई प्रकार के जो हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके साथ ही उनके एग्रीकल्चर के बारे में पता लगता है कि वो किस तरह पानी, पहाड़ों पर गिरने वालों का संचय करके टैंक बना करके उन्होंने चावल का उत्पादन किया है। तो इस तरह के तमाम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हम इतिहास का पुनर्निर्माण कर उस कहानी को सजीव करते हैं, उस ऐतिहासिक चीज़ों को हम अपने सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने रखते हैं और इसको ये प्रमाणिकता के द्वारा हम सिद्ध करते हैं। धन्यवाद। आज